गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास सारी बातें हो गई थी। उम्मीद है आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तक के जो दोनों चैप्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इजी थे एज कम्पेयर टू दिस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी आपको ये समझ आएगा। एक बात, दूसरी चीज़, इसके आगे वाला चैप्टर भी कुछ ऐसा ही है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि रेगुलरिटी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या होता है। देखिए विजिबल होगा। अब देखिए ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये कोई कंटेनर है जिसमें कि एक्वस सॉल्यूशन भरा गया है। आप चाहे तो इसको नया बना सकते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। ये हमारा इलेक्ट्रोड है। अब अगर ये इलेक्ट्रोड है तो हमें बताइए यहाँ पे हम कोई ना कोई सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं। हाँ, जिसका ये इलेक्ट्रोड बना होगा उसी का यूज करते हैं। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक का, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, जिंक सल्फेट, जो कि हमें क्या देगा, जिंक आयन और सल्फेट आयन, यही होगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी होती है, टर्मिनल एनोड होती है। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। याद आया, हमने एक टर्म डिफाइन किया था, लोन। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होती है, उसे हम एनोड कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बताइए जिंक जो मेटल है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, हाँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो जो जिंक सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक आयन प्लस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो 2 प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये सब कुछ तो पीछे बात हो चुकी थी। अभी जो हमें समझना वो ये क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है, अगर हम इसको दूसरे कंटेनर से, यानी कि जो कॉपर लिया था हमने पिछली बार, उसके इलेक्ट्रोड से सर्किट से जोड़ा था, अगर हम इस बार इसको ना जोड़े तो बताइए क्या होगा। अच्छा, उसमें होता क्या था, ये जो इलेक्ट्रॉन होते थे यहां से, वही इलेक्ट्रॉन मूव करते थे जिंक से कहां की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ। कौन से, कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ। अभी ये बताइए क्या ये जा सकता है कॉपर की तरफ, नहीं, सर्किट ही नहीं है, कहीं पे कनेक्टेड ही नहीं है, तो रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है तो जा नहीं सकता। तो बताइए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, हाँ, वो इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं इकट्ठे हो जाएंगे, इसी के सरफेस पे क्या हो गए, इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा देखिए, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे तो बताइए यहाँ पे कौन सा चार्ज डोमिनेट करेगा, हाँ, इफेक्टिवली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये जिंक पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया था, तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो ये जिंक का जो पॉजिटिव आयन आया वो कहाँ चला गया, एक्वस सॉल्यूशन में। देखिए, जब तक जिंक का आयन इसमें मिक्स नहीं हुआ था, यानी जब सिर्फ सॉल्ट था, उस केस में जिंक और सल्फेट के आयन इक्वल होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते थे। लेकिन जैसे ही जिंक डिजॉल्व होने लगा, इस पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे, इसकी वजह से, यानी ये नेगेटिव चार्ज होगा। उसी के टाइम पर ये जो जिंक आयन निकला है, वो जिंक आयन आके इसमें मिक्स होने लगेगा, किसमें, सॉल्यूशन में। अब बताइए अगर सॉल्यूशन में जिंक आयन मिक्स होगा तो बताइए यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, हाँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पहले तो दोनों इक्वल अमाउंट में रहे होंगे, मान लीजिए 10 जिंक आयन तो 10 सल्फेट आयन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही जिंक आयन इसमें आया, अगर एक जिंक आयन भी आया होगा तो पॉजिटिव 11 हो गए और निगेटिव अभी भी 10 है, तो बताइए कौन डोमिनेट करने लगेगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, यानी कि उस केस में हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन लिया है हमने सॉल्ट का, वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली, और इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा,
निगेटिवली। देखिए क्या नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोड और उसमें उसी के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है? चलिए देखिए यही चीज दिया है, यहां पे मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां मेटल डिफाइन नहीं है तो हमने मान लिया कितने इलेक्ट्रॉन्स? n। अगर जिंक लेते तो 2 आता, हमने कोई भी एक मेटल मान लिया है, ठीक है, उसके n इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, तो क्योंकि सर्किट क्लोज होती तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर जाते हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा भी था, क्योंकि सर्किट किसी से कनेक्टेड ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं, वो इसी सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे। जो डॉट डॉट करके दिखाया गया है, ये डॉट डॉट क्या दिखा रहे हैं हमें? इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, जिस टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए होंगे, इस मेटल के पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हुए होंगे जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो गए होंगे, जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा और इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया होगा। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेशन प्रोसेस कहते हैं। इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल ई से। देखिए वहां हमने जिंक सल्फेट लिया था, यहाँ मेटल इलेक्ट्रोलाइट लिया है, क्योंकि मेटल डिफाइन नहीं है इसलिए मेटल लिया। अगर ये कॉपर लिए होते तो यहाँ क्या होता? हाँ कॉपर सल्फेट हो जाता। सही है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया। इट कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हाँ वो या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन की वजह से होता है। इसको ऑक्सीडेशन हुआ तभी इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठा हो गए और जिंक आयन इसमें आके मिक्स हो गया। रिडक्शन होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता। बात समझ आ रही है? यानी कि जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट दिया गया, वी कैन नॉट डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड एक्सपेरिमेंटली। ध्यान रहे, सिंगल इलेक्ट्रोड की बारे में बात हो रही है। अगर 2 इलेक्ट्रोड होंगे तो आप उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रोड का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो आप एक्सपेरिमेंटली यानी कि डायरेक्टली कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम कर ही नहीं पाएंगे कभी? ऐसा नहीं है, हमें आगे इनडायरेक्टली एक और हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम इसको डिटरमाइन करते हैं, यानी कि पता लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता नहीं सकते। दूसरा तरीका हमें इनडायरेक्टली इसके निकालने आना चाहिए, वो हम आगे सीखेंगे। बात सही है? चलिए नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के हो सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन बेस्ड, एक रिडक्शन बेस्ड। तो एक क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? EOX। OX मीन्स ऑक्सीडेशन, या फिर हम EOP लिख सकते हैं, O फॉर ऑक्सीडेशन, P फॉर पोटेंशियल। या फिर ऑक्सीडेशन कब होता है? जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो M कन्वर्ट्स टू Mn प्लस। M क्या हमारा? मेटल, और Mn प्लस यानी कि मेटल पे n इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने की वजह से चार्ज आ गया है। सही है? अगर आप जिंक लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? E जिंक चेंजेस टू जिंक आयन। सही है? उसी तरह कॉपर के लिए क्या लिखते हैं? कॉपर चेंजेस टू कॉपर आयन। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो क्या होता है? उनका ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है? तो आप इन तीनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं बुक्स में, कभी ये या कभी ये। इन जनरल अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा क्या यूज होगा तो ये यूज होगा, और हम इसी को प्रीफर करेंगे। लेकिन हाँ, इसका मतलब भी पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा होता है। EOX
ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईओपी हाँ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरह रिडक्शन पोटेंशियल है, तो वहाँ ऑक्सीडेशन को OX लिखे थे तो रिडक्शन को रेड लिख दिया हमने, या फिर RP लिख लिया। या हाँ अब इलेक्ट्रॉन्स से चार्ज क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टेंस दिखाना हमें। देखिए Mn+ इस मेटल पर पहले से N चार्ज था, यानी कि N इलेक्ट्रॉन्स कम थे, इसने N इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेकर मेटल बना लिया न्यूट्रल, यानी कि अब इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। रिडक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किए जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज घटेगा। सही है, तो ये तो रहा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरह हमारा एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब वो क्या होगा, कुछ नहीं, सेम चीज़ है, बस वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। आइए देखते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हेडिंग देना, रुक जाइए इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए आप लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E0 से, E0 से। सही है, चलिए देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 bar प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लिख सकते हैं 298 केल्विन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इज 1 मोलर। यानी कि जो आयन्स उसमें जनरेट होंगे हाँ सॉल्ट की वजह से, उसका कंसंट्रेशन भी कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, यानी उसकी मोलैरिटी 1 होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन है, 1 bar प्रेशर, 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जो आयंस होंगे उनकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन पे हम किसी के बीच यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि कुछ नया नहीं है, जो पीछे का कॉन्सेप्ट सीखे बिल्कुल सेम, वहाँ कोई कंडीशन नहीं था, वो किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी प्रेशर पे होता है। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब डिफाइन होता है जब फिक्स प्रेशर हो, कितना, 1 bar, जो कि 1 atm के बराबर भी लिया जा सकता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दूसरी चीज़, टेम्परेचर फिक्स होनी चाहिए कितनी, 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तीसरी चीज़, कंसंट्रेशन की मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी कि जो आयंस होंगे उनकी मोलैरिटी 1 मोलर होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से, हाँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना SEP लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, ये होगा SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, O दिख नहीं रहा है, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो SOP। इसी तरह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको क्या लिखेंगे हम, SRP। चलिए देखिए, इसका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है, वही पुराना वाला है। देखिए, वहां पर हम क्या लिखते थे, E ऑक्सीडेशन लिखते थे ना, यहां हम क्या लिखेंगे, E0 ऑक्सीडेशन, बस। हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड टर्म यूज हो रहा है इसलिए हम E0 लिखेंगे। देखिए, वहां पर हम लिखते थे M चेंजेस टू Mn+, यहां हम लिखेंगे E0 M चेंजेस टू Mn+। उसी तरह वहां क्या लिखेंगे रिडक्शन वाले में, हाँ, E0 रिडक्शन या फिर E0 Mn+ चेंजेस टू M। अगली इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जो SOP होगा, SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि अगर आपको किसी की SOP मालूम है तो आप SRP निकाल सकते हैं, या किसी के SRP मालूम है तो SOP निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी मेटल के SOP दिया है 2.3 वोल्ट और आपसे उसके SRP पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे सर -2.3 वोल्ट हो गया। या फिर किसी मेटल का आपको SRP दिया है लेट्स से 1.6 वोल्ट,
आपसे SOP पूछ रहा है, तब क्या करेंगे, -1.6 वोल्ट बोल देंगे। यानी कि जो SOP और SRP हैं वो एक दूसरे से निगेटिव रिलेशन में क्या होते हैं, हाँ, कनेक्टेड होते हैं। यानी कि अगर SRP पता है तो उसकी निगेटिव वैल्यू SOP देगी, अगर SOP पता है तो उसकी निगेटिव वैल्यू आपको SRP दे देगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम बोलते हैं EMF ऑफ अ सेल। हाँ, किसी भी बैटरी सेल के लिए हम उसकी EMF डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ होता नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को पुश करने की टेंडेंसी, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी EMF भी ज़्यादा होता है। कैसे समझेंगे, देखिए। मान लीजिए मेरे पास दो बैटरी है, एक है 5 वोल्ट की और एक 15 वोल्ट की, ठीक है। इनको सर्किट में लगा दिया गया है। अब सर्किट में लगाने के बाद क्या होगा, हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यों फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। अब हमें ये बताइए, जो 5 वोल्ट है और 15 वोल्ट है, दोनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे। किसकी इलेक्ट्रॉन को पुश करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, 15 वोल्ट की। क्लियर है? क्योंकि 15 वोल्ट का जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ज़्यादा। हम कह सकते हैं जो EMF है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज जनरली द कैपेसिटी ऑफ पुशिंग द इलेक्ट्रॉन्स। जिसकी EMF वैल्यू जितनी ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा। यानी कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पुशिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? तो EMF क्या है, वोल्टेज ही है हमारा। आइए देखते हैं। It can be defined as the tendency of a cell to push electrons through an external circuit from anode to cathode। हाँ, एनोड से कैथोड, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की जो कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स पुश। जितना ज़्यादा EMF होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की कैपेसिटी होगी। अब देखिए, अगर हम इसको डिफाइन करें फॉर्मूला वाइज न्यूमेरिकली, तो कैसे डिफाइन करेंगे, EMF ऑफ अ सेल E। किसी भी सेल के EMF को अगर हम डिफाइन करें E को, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, इलेक्ट्रॉन्स पुश किए जाते हैं कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव चार्ज होंगे ना। तो बताइए इन दोनों के बीच कैसा फोर्स काम करता है, रिपल्सन। तो ये इसको पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते जब यहाँ आएंगे तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन्स अभी भी नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव ही रहेंगे। अब देखिए ये कैसा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ क्या होने लगता है, अट्रैक्शन। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एनोड टू कैथोड होता है। क्या होता है, एनोड टू कैथोड होता है। तो बताइए अगर एनोड से कैथोड हो रही है तो कहाँ पर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, कैथोड पर। तो अगर हमें E की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, E कैथोड माइनस E एनोड। यानी कि जो कैथोड पे यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, इन दोनों के बीच का गैप को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कहते हैं। यानी EMF ऑफ सेल E इज E कैथोड माइनस E एनोड। ध्यान रहे ये चीज किसके लिए डिफाइन है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। हाँ, आपको ये चीज बिल्कुल याद रखना है। कई बुक्स में आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी देखने को मिल सकता है, EMF इज E कैथोड प्लस E एनोड। तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो गया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव कैसे हो सकता है। हाँ, बस वहाँ कंडीशन अलग है। वहाँ पर वो EA जो डिफाइन करते हैं वो ऑक्सीडेशन के बेस पे करते हैं। किसके बेस पे, ऑक्सीडेशन। एक रिडक्शन लेते हैं, दूसरा ऑक्सीडेशन लेते हैं। अब हमें ये बताइए, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता है, क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता सकते हैं। हाँ, अभी हमने देखा था ना SRP इज इनवर्सली यानी नेगेटिव ऑफ SOP। तो अब हमें बताइए अगर E एनोड रिडक्शन में नेगेटिव है तो बताइए ऑक्सीडेशन में कैसा हो जाता है, पॉजिटिव।
तो ऑक्सीडेशन में हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख सकते हैं। फिलहाल हमें इस फॉर्मूले को कहीं यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं देखने को मिल सकता है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, आप इसी को यूज करिए। हम उसको क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे, क्योंकि आपको फिर याद रखना पड़ेगा कैथोड पे रिडक्शन कराना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है। तो हम इस झमेले से बचने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल मान के आगे बढ़ेंगे। बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक बार फिर हम कह रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना है जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ईएमएफ ऑफ द सेल ई इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमें कैथोड और एनोड दोनों पे रिडक्शन ही डिफाइन करना है। क्या, दोनों पे रिडक्शन ही डिफाइन करना है। हाँ, आपके माइंड में आ रहा होगा सर एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिडक्शन रिएक्शन बना के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम आगे सीख लेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है, रख सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल ई इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड फॉर बोथ केसेस कैथोड एंड एनोड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी डिफाइंड। क्लियर है, याद रखेंगे। चलिए इसी तरह बताइए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखिए ये क्या था हमारा नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं। हम कैथोड की पोटेंशियल कैसा ले लेंगे, स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ध्यान रहे एक बार फिर से हमने रिडक्शन को ही डिफाइन किया है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हाँ, इसीलिए ताकि ये दिक्कत ना हो आपको कब ऑक्सीडेशन होगा कब रिडक्शन होगा, तो हमने क्या किया, हम इसको एक जनरल टर्म में आगे लेके चलेंगे। हर बार हम रिडक्शन को ही अपना बेस मानकर आगे बढ़ेंगे और हमारा रिलेशन क्या रहेगा, कैथोड माइनस एनोड में रहेगा। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए सेल पोटेंशियल क्या होता है। एक्चुअली सेल पोटेंशियल भी यही चीज़ होती है। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको सेल पोटेंशियल दिया है तो आप कह सकते हैं सर यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। अगर आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ दिया है तो आप कह सकते हैं सर यही सेल पोटेंशियल होगी। वो अलग बात है कि थ्योरेटिकली थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, थ्योरेटिकली थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। क्या है अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकली हम इनको सेम मान के चलते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में। देखिए अब हम इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। एक्चुअली डिफरेंस क्या है फिर, EMF it is the potential difference between cathode and anode when no current is withdrawn from the cell, that is cell is not working। याद है हमने एक केस पढ़ा था जब हम एक्सटर्नल बैटरी लगाते थे लेक्चर नंबर 2 में, तो एक्सटर्नल बैटरी की जब सोर्स वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा रहे थे, पहले तो हमने 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट किया था। जब 1.1 वोल्ट रखे थे, यानी कि जो टर्मिनल्स थे कौन से इलेक्ट्रोड टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम हो गया था। उस केस में